Hello and welcome back once again my all dear students of class 11th। बच्चों, जैसा आप सब जान रहे हैं कि हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के चैप्टर को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कशन किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन आफ्टर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम एक्सेट्रा। इन सब बातों को डिस्कशन करने के बाद आज हम अपने एक नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। टॉपिक नेम इज रिटन ओवर हियर एंड दिस टॉपिक इज द ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। बच्चों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको यहां पर समझने को मिलेगी। As it's written over here, the dual behavior of matter, yes, it's a true. Dual behavior mean to say दो तरह का behavior, दो phenomenon एक साथ हो रहा होता है, या हम इसे कह सकते हैं कि कोई भी matter दो तरह की characteristics को follow करता है। अब ये दो तरह की characteristics को follow करता है, इसको बताया सबसे पहले किसने? तो इसको सबसे पहले बताया डी ब्रॉगली ने। मैं नेम यहां पर लिख देता हूं। द नेम इज डी ब्रॉगली, ठीक है। एंड दैट इज वाई दिस ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर said by the D. Broglie, and D. Broglie also gave an equation by which there is the relationship, okay, there is the connection in between the dual behavior of matter, and that type of the equation is also known as D. Broglie's equation। हम इसे क्या बोलते हैं? D. Broglie equation के नाम से भी जानते हैं। ओके बच्चों, अब ये D. Broglie equation में क्या बताया गया और ये ड्यूअल बिहेवियर की मीनिंग क्या होती है, बेसिकली अब हमें ये समझना है। यहां पर ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर के कहने का मतलब ये है कि कोई भी मैटर, उसके जो पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स या वो मैटर दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। अब ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं? सो नंबर वन कैरेक्टरिस्टिक or behavior is known as the particle like nature, यानी किसी भी मैटर का के अंदर जो उसका नेचर है वो पार्टिकल लाइक नेचर की तरह से है। पार्टिकल लाइक बिहेवियर वो करेगा, कुछ न कुछ मीन टू से पार्टिकल इन द सेंस कुछ न कुछ उसका मास होगा। तो अगर मास है तो हम ये कह सकते हैं कि वो कुछ न कुछ पार्टिकल है। Okay, next one, second is the wave-like nature. Okay, wave-like nature। अब जरा इन दोनों को हम और अच्छे से थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि हमें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहां पर डी ब्रॉगली ने किसी भी मैटर के ड्यूअल बिहेवियर को बताया। उन्होंने एक इक्वेशन दिया, वो इक्वेशन क्या है वो हम अभी समझते हैं कि क्या इक्वेशन उन्होंने दिया और क्या दोनों के बीच में रिलेशन बताया। तो मैटर का ड्यूअल बिहेवियर, और ये ड्यूअल बिहेवियर दो तरह से, किस तरह से? एक तो पार्टिकल लाइक नेचर होता है। पार्टिकल लाइक नेचर इन द सेंस कि उसके अंदर मास होता है, और अगर मास होगा और अगर वो वेलोसिटी कुछ न कुछ देता है तो उसके अंदर मोमेंटम भी होगा। ठीक है, आप जानते हैं मोमेंटम P इज इक्वल्स टू ओके mv, मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज नोन एज द मोमेंटम। मोमेंटम को हम P से इंडिकेट करते हैं। इधर फिजिक्स का एक पार्ट है, लेकिन यहां पर भी है, तो आप समझने की तरह से कोशिश करिएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा बैक पोर्शन में, बैक जो पहले की क्लासेस आपकी हैं, थोड़ा सा उठा करके एक बार रिवीजन भी कर लीजिए।
मोमेंटम। तो अगर कोई सब्सटेंस पार्टिकल लाइक है, उसके अंदर कुछ न कुछ मास है, वेलोसिटी है, तो उसके अंदर मोमेंटम भी होगा। तो कोई भी सब्सटेंस के अंदर मोमेंटम होता है, ये बताया नंबर 1। नंबर सेकंड, वेव लाइक नेचर। वेव लाइक नेचर, लास्ट क्लासेस में हमने वेव से रिलेटेड कुछ बातों को पढ़ा। वेव में हमने ये देखा कि वेव्स में वेवलेंथ भी होंगी, फ्रीक्वेंसीज होंगी, कुछ न कुछ एम्पलीट्यूड होगा। इस तरह से उनका एक रिलेशन जो कुछ हमने देखा, जैसे प्लैंक कांस्टेंट को लेकर के या एनर्जी को लेकर के, जैसे एक इक्वेशन हमने देखा था कि E इज इक्वल्स टू h न्यू, ठीक है, एंड न्यू इज इक्वल्स टू c बाई लैम्डा। तो वहां पर उसकी कुछ न कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी। ये हमको बताया किसने? ये बताया डी ब्रॉगली ने। और डी ब्रॉगली जी ने इन चीजों को बताते हुए हमें एक इक्वेशन दिया। वो इक्वेशन क्या है, वो हम इक्वेशन देखते हैं। Now डी ब्रॉगली gave an equation between the wavelength, okay, between the wavelength mean to say lambda with mass and velocity, ठीक है। ये बेसिकली वेलोसिटी है v, ये हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दिस वन इज, सो दिस लैम्डा is equals to h upon mv, and you are also knowing that mv is also known as the momentum। तो हम इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि h upon p, where there is the p is the momentum। बात समझ में आ रही है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लैम्डा इज द वेवलेंथ, ठीक है, h प्लैंक कांस्टेंट, m इज द मास, ओके, मास ऑफ द सब्सटेंस या मास ऑफ द पार्टिकल, जो कुछ भी आप कह सकते हैं, v इज द वेलोसिटी, p इज द मोमेंटम, ओके, मोमेंटम, राइट बच्चों। अब ये जो रिलेशन आया, दिस रिलेशन, दिस इक्वेशन इज नोन एज द डी ब्रॉगली इक्वेशन। क्लियर हो रहा है बच्चों? ये एक नंबर में आपके एक नंबर या 2 नंबर में भी, 2 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछने को आ सकते हैं कि व्हाट इज डी ब्रॉगली इक्वेशन। आपको ये लिखना होगा, देयर इज द रिलेशनशिप इन बिटवीन द लैम्डा विद द मास और लैम्डा विद द मोमेंटम इज नोन एज द डी ब्रॉगली इक्वेशन। और उसका इक्वेशन की वैल्यू को आप इस तरह से ऐसे लिख सकते हो। अब इनका हम एक डेरिवेशन देखते हैं कि ये इक्वेशन आखिर आया कैसे, और हम इस इक्वेशन को इस तरह से कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम डेरिवेशन देखते हैं बच्चों। Derivation of de Broglie equation। हालांकि इसका डेरिवेशन एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए। यहां पर बच्चों हम ये जानते हैं कि E इज इक्वल्स टू h न्यू, ओके। एनर्जी, अगर कोई भी सब्सटेंस है उसमें से कुछ न कुछ एनर्जी निकल रही है, वो फ्रीक्वेंसी के साथ में, कुछ न कुछ फ्रीक्वेंसीज के साथ में, वेव के साथ में आगे बढ़ रहा है, तो हमें एक प्लैंक इक्वेशन यहाँ पर इस तरह से एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक इक्वेशन मिलता है, दैट वन इज नोन एज द E इज इक्वल्स टू h न्यू। बेसिकली ये आया कैसे, दिस एनर्जी is directly proportional to the frequency के। अब अगर फ्रीक्वेंसी के साथ में हम कांस्टेंट, जो कि प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट लगा देंगे तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ जाएगा, एंड दैट इज व्हाई दिस इक्वेशन विल बिकम लाइक दिस। सो E is equals to h न्यू, okay, this equation number 1। then we are also knowing about the equation of Einstein। this equation
is the E is equals to mc square. Okay, mass into square of the velocity of the light, where c is the velocity of light बच्चों. Okay, इनका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उस सब्सटेंस का जो कुछ भी आएगा वो एनर्जी के इक्वल आएगा. सो दिस वन इज एनर्जी एंड दिस वन इज एनर्जी. अगर हम ये सेम पार्टिकल के लिए बात करें, सेम सब्सटेंस के लिए बात करें, तो सेम सब्सटेंस के साथ में ये दोनों इक्वेशन फुलफिल करेंगे. इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. सिंस both of these two are the energies, if the LHS are equal, then RHS will also be equal. So we can say that from equation, okay, from equation 1 and 2, we can write it as h nu is equals to mc square. Okay बच्चों, now we are also knowing this nu is equals to, since nu is equals to c by lambda, nu is equals to c by lambda. हम ये जानते हैं, इस वैल्यू को हम यहां पर रखेंगे. सो व्हाट इट विल बिकम h अपॉन लैम्डा, ओके, इनटू c. ठीक है, न्यू की जगह पे हमने c बाई लैम्डा रख दिया, इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर. इस c से हम इसके स्क्वायर को काट सकते हैं. सो व्हाट इट विल बिकम, और हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा लैम्डा mc इज इक्वल्स टू h, दिस प्लान कांस्टेंट h के, और लैम्डा, this lambda, it will be equal to the h upon this h upon mc. ओके बच्चों, ये लिख दिया हमें. सिंस हम यहां पर एनर्जी में लाइट की स्पीड की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी सब्सटेंस में वेलोसिटी उसकी खुद की अपनी वेलोसिटी है, तो उस अपनी वेलोसिटी को हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, सिंस दिस वन इज आल्सो द वेलोसिटी. और अगर उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की वेलोसिटी को हम रख देंगे, तो यहाँ पर c की जगह पर हम v रख सकते हैं. देन दिस इक्वेशन व्हिच वी कैन राइट एज द इज इक्वल्स टू लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv. ओके बच्चों, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. ओके, mv को हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम. ठीक है, और लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p. सो दिस इज द इक्वेशन, ओके, व्हिच इज गिवन बाय द डी ब्रॉगली. बच्चों, अब यहां पर जरा ये एक चीज देखिए कि ये जो लैम्डा है ये मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी अगर किसी भी सब्सटेंस का मोमेंटम जितना ज्यादा होगा, और इसी मोमेंटम को हम मास के लिए भी ले सकते हैं. यहां पर मास, जिस भी सब्सटेंस का मास जितना ज्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा, और अगर मास ज्यादा है तो फिर उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी. हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि वेवलेंथ मींस लैम्डा, ओके, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हम यहां लिख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. किसी भी सब्सटेंस का मास अगर ज्यादा होगा तो उसमें वेवलेंथ कम होगी. अब यहां पर ये बात एक आती है प्रैक्टिकली कि ये जो डी ब्रॉगली इक्वेशन हमें मिला, ये बेसिकली डी ब्रॉगली इक्वेशन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए सही है, बल्कि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, बड़े पार्टिकल्स के लिए, हमारे आपके लिए, फुटबॉल गेंद के लिए, या किसी ऐसे सब्सटेंस के लिए, ट्रक के लिए, कार के लिए, ट्रेन के लिए, इनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है. रीजन, मास अगर ज्यादा होगा तो वेवलेंथ यहां पर बहुत ही कम हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी, इसीलिए शायद हम इसे देख नहीं सकते. लेकिन इसके साथ साथ अगर मास बहुत ही कम है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन,
तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कंडीशन में मास के साथ साथ इनकी वेलोसिटी का मोमेंटम होगा, जो कि बहुत ही कम वैल्यू आती है और कम होने की वजह से इनकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। एंड दैट इज व्हाई दिस डी ब्रॉगली इक्वेशन इज एप्लीकेबल बेसिकली फॉर ओनली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। छोटे पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन आपका था। नाउ नेक्स्ट वन, अब इसमें एक चीज और आती है, हीज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डी ब्रॉगली के बाद यहां पर हम इसे भी डिस्कस कर लेते हैं, हीज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। Next topic is the Heisenberg uncertainty, स्पेलिंग ठीक है, थोड़ा इधर उधर अगर पाने की स्पेलिंग होगी तो देख लीजिएगा। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके बच्चों, आफ्टर द डी ब्रॉगलीज प्रिंसिपल, यहां पर हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए हीज़ेनबर्ग ने भी अपना एक प्रिंसिपल दिया, जिसको कि हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। ओके, इसके नेम से फिर हमें यहां पता चल रहा है कि अनसर्टेन मींस नॉट करेक्ट, नॉट एक्यूरेट। ओके, क्या है ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? हीज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हम इस तरह से समझते हैं, इसकी डेफिनेशन वे में, दैट इट इज इम्पॉसिबल, मैं यहां लिख दे रहा हूं, इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट, ओके, इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट accurately the value of position, okay, position and momentum, okay, position और momentum simultaneously, okay bachcho, now what I have written over here, it is impossible to calculate accurately the value of position and the momentum simultaneously of a microscopic particle, okay, microscopic particle। अब यहां पर जैसे मैंने ये कहा कि डी ब्रॉगली ने भी अभी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में हमें बताया था, लेकिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ यहां पर हीज़ेनबर्ग ने एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी अप्लाई किया। इन्होंने ये बताया कि अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, छोटे के लिए, ठीक है, स्मॉल वेरी वेरी फाइन पार्टिकल, इनकी पोजीशन, ओके, इनकी पोजीशन और इनका मोमेंटम, इन दोनों को हम एक साथ, ठीक है, एक साथ साइमल्टेनियसली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट, ठीक है, दोनों के साथ अगर हमें निकालना है तो इनकी वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, अलग अलग करके निकालेंगे, लेकिन एक साथ हम इनकी वैल्यू को नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से ओके, सो ये हमने समझ लिया बच्चों।
प्रिंसिपल के लिए भी एक इक्वेशन हमें लिखना पड़ता है, एक इक्वेशन हमारे पास है। वो इक्वेशन क्या है, ये देखिए, now for the Heisenberg uncertainty principle, the equation is delta x into delta p. Delta x is the position, okay? Delta x क्या हो जाएगा, delta x is equals to uncertain, okay, uncertain position है, ठीक है। यहां पर क्या है, ये अनसर्टेन पोजीशन, अनसर्टेनिटी पोजीशन के लिए, ठीक है, पूरा पूरा लिख दे रहा हूं। अनसर्टेन पोजीशन, ठीक है। डेल्टा पी ये क्या है, दिस इज अनसर्टेन, ओके, अनसर्टेन मोमेंटम, भाई। सो हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए भी हमारे पास एक इक्वेशन मिलता है, एंड दैट इक्वेशन इज द डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल देन h upon 4 pi, okay बच्चों, this is the Heisenberg uncertainty principles equation, where what is x, where x mean to say delta x is the uncertainty, okay, position, and delta p is equals to, it is the uncertainty momentum, ठीक है बच्चों। Now as we can put this momentum in the form of the mass into velocity, so it will be converted as delta x into this mass m into velocity। मास तो कभी चेंज होगा नहीं, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, कम ज्यादा हो सकती है, इसमें डिफरेंस आ सकता है, लेकिन मास तो कभी नहीं, इसलिए हम मास में आगे डेल्टा नहीं लगाएंगे, ओके। सो इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, ठीक है बच्चों। मास को हम नीचे भी ले सकते हैं, ठीक है। सो इक्वेशन इट विल बी डेल्टा x into delta v, this is basically v, okay, not nu, v ये न्यू नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, v बना रहा हूं मैं, ओके। इट विल बी इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m, राइट बच्चों। सो दिस कॉन्सेप्ट इज बेसिकली गिवन बाय द Heisenberg, राइट। आई होप कि आपको दोनों चीजें समझ में आई होंगी, जो दोनों पॉइंट हमने डिस्कशन किया, डी ब्रोगलीज प्रिंसिपल एंड हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके बच्चों, इनके अच्छे से नोट्स बना लीजिए, और कोई भी डाउट आ रहा है